श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस की बात करेंगे कि कैसे हमारी जो किडनी है, किडनी में जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम जानते हैं नेफ्रॉन, जिसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, उसका काम क्या है। एक्चुअली किडनी का काम क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उनको क्या करती है, फिल्टर करती है, और फिल्टर करके उसको क्या करती है, बॉडी से बाहर निकाल देती है। किसके द्वारा? मूत्र वाहिनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, यानी कि जैसा हमने फिजियोलॉजी को, जो एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी है, इसको दो मोटे तौर पे दो मुख्य भागों के अंदर बांट दिया था। एक हमारा चल रहा था केमिकल पार्ट। केमिकल पार्ट के अंदर सारी रासायनिक क्रियाएं, यानी कि जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, जो मुख्य रूप से कहाँ बनते हैं, लीवर में बनते हैं। तो लीवर में ये रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब लीवर इनको क्या करता है, लीवर में बनने के बाद लीवर इनको ब्लड के द्वारा कहाँ भेज देता है, किडनी के पास भेज देता है। और किडनी के अंदर जब ये ब्लड आता है जिसके अंदर उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, तो किडनी फिर क्या करती है, उसको फिल्टर करने का काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल पार्ट, यांत्रिक जो काम है वो कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। तो इसलिए फिजियोलॉजी को हम मोटे तौर पे दो भागों के अंदर बांट देते हैं। देखिए इस तरीके से फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन को दो मुख्य भागों के अंदर बांटा जाता है। एक होता है केमिकल पार्ट, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, और दूसरा होता है मैकेनिकल पार्ट। ठीक है, अब हम क्या बता रहे हैं कि केमिकल पार्ट जो है ये कहाँ संपन्न होता है, लीवर के अंदर। रासायनिक क्रियाएं जितनी भी हैं, उत्सर्जन की सारी रासायनिक क्रियाएं जिनके द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सारी रिएक्शंस कहाँ होती हैं, लीवर के अंदर संपन्न होती हैं। और ये होता है रासायनिक भाग। मैकेनिकल पार्ट कहाँ संपन्न होता है, किडनी के अंदर। ठीक है, अब केमिकल पार्ट के अंदर जो है आपको पता है क्या क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है और यूरिक एसिड का निर्माण होता है। ये मुख्य रूप से तीन उत्सर्जी पदार्थ हैं जो सभी जंतुओं के अंदर उत्सर्जी के रूप में क्या है, मुख्य पदार्थ हैं ये। तो अमोनिया की जो क्रिया, ये अपन कह सकते हैं डीएमिनेशन। डीएमिनेशन क्रिया के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है लीवर के अंदर। एक होती है ट्रांसएमिनेशन, लीवर और यूरिया बनता है किसके द्वारा, ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा, या जिसको यूरिया साइकिल भी कहते हैं। और यूरिक एसिड बनता है इसी प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि लीवर के अंदर डीएमिनेशन, ऑर्निथीन साइकिल, यूरिया साइकिल और ट्रांसएमिनेशन, ये क्रियाएं होती हैं। तो ये हमने पढ़ी थी केमिकल पार्ट के अंतर्गत। ऑर्निथीन साइकिल भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आज हम बात कर रहे हैं कि अब ये जो उत्सर्जी पदार्थ बने हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये कहाँ भेज दिए जाएंगे। जैसे ये लीवर है, फॉर एग्जाम्पल लीवर के अंदर बना है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और लीवर के द्वारा ब्लड स्ट्रीम से इसको कहाँ भेजा जा रहा है, किडनी के पास। ये हमारी किडनी है और किडनी के पास जो है इसको भेजा जा रहा है, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। आपको पता है कि किडनी के अंदर, किडनी के लिए हम एक टर्म को यूज़ करते हैं, रीनल। रीनल शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके आ रही है हार्ट से, और एक रीनल वीन होती है जिसमें अशुद्ध पदार्थ होते हैं, वो इसके अंदर निकल रही है यहाँ से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे ये लीवर है, लीवर के अंदर कौन सी रिएक्शंस हुई थी, केमिकल पार्ट पूरा हुआ था, और किडनी के अंदर कौन सा पार्ट पूरा होता है, मैकेनिकल। अब किडनी क्या करती है, इसको फिल्टर करके अशुद्ध पदार्थों को निकाल देती है, किसके द्वारा, मूत्रवाहिनी के द्वारा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूरेटर। मूत्रवाहिनी के द्वारा ये किस में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाता है।
और यूरिनरी ब्लैडर से फिर बाद में क्या होता है, इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रासायनिक क्रियाएं लीवर में और मैकेनिकल पार्ट का एक भाग है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर होने का काम कहाँ हो रहा है, किडनी के अंदर हो रहा है। अब किडनी में जो ब्लड आया है जिसमें ये वाले अशुद्ध पदार्थ हैं, कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये सारे उत्सर्जी पदार्थ जो हैं ये सबसे पहले क्या होते हैं, छनते हैं। 3 प्रोसेस होते हैं मुख्य रूप से इसमें मैकेनिकल पार्ट के अंदर। नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन या पुनर्अवशोषण, और तीसरा जो प्रोसेस होता है मैकेनिकल पार्ट का जो किडनी में संपन्न होता है वो क्या होता है, सीक्रेशन। ठीक है, इसको तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो मैकेनिकल पार्ट चल रहा है, ये मैकेनिकल काम जो सबसे पहले ब्लड को छाना जाता है और बिल्कुल महीन छाना जाता है, महीन छिद्रों के द्वारा, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है, जैसा कि मैंने यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको पढ़ाई थी तो आपको मालूम होगा कि नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर होती है उसका पहला भाग क्या होता है, जो रुधिर केशिकाओं का जो जाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होता है ब्लड, और फिर उसके बाद बॉमेन कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है। तो दोनों के अंदर जब ब्लड छन जाता है, छनने का काम कहाँ होता है, बॉमेन कैप्सूल में होता है और ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। उसके बाद जो छना हुआ पदार्थ होता है उसको अपन कहते हैं रीनल फिल्ट्रेट, और रीनल फिल्ट्रेट के बाद जो आगे के भाग हैं पीसीटी, डीसीटी या हैनले का लूप, उसमें क्या कार्य होता है, सारा का सारा रीएब्जॉर्प्शन का कार्य होता है, यानी पुनर्अवशोषण का। जो लाभदायक पदार्थ अगर गलती से चले गए, जो उसके अंदर छन जाते हैं, उनको पुनर्अवशोषित करने का काम ये दूसरे प्रोसेस के अंतर्गत होता है, रीअब्जॉर्प्शन। और सीक्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारी डीसीटी होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सीधे ही कुछ आयनों को या कुछ उत्सर्जी पदार्थों को सीधे ही किस में डाल देती है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल देती है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये थोड़ा मैं आपको बता रहा था कि अपन कहाँ से क्या मैकेनिकल पार्ट में आज कौन सा स्टडी कर रहे हैं अपन। फर्स्ट प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब कि किडनी के अंदर किस प्रकार से रुधिर छनता है और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस पाई जाती है। उसके लिए 2 कंडीशंस पाई जाती हैं छनने के लिए। एक तो उसके अंदर इफेक्टिव प्रेशर होता है, जिसको हम कहते हैं प्रभावी दाब। एक निश्चित दाब किडनी इसमें क्या ग्लोमेरुलस के अंदर होना चाहिए ताकि उसमें ब्लड छन सके। दूसरी बात, उनका जो छिद्रों का साइज है वो साइज इतना होना चाहिए कि उसमें से जो है बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है वो निकल ना पाएँ। तो कुछ कंडीशंस होती हैं। तो आज अपन बात कर रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस की। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिकल पार्ट है किडनी का। देखिए इसमें क्या क्या आप लोगों को स्टडी करना है, जैसा मैंने बताया। इस प्रकार से अपन डायग्राम बनाते, देखिए इसका कैसे ये प्रोसेस हो रहा है अपन देख लेते हैं। ये जो हमने कैप्सूल बनाया है इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसमें क्या पाया जाता है, रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है। इधर से आ रही है ब्लड वेसल्स, देखिए इस तरीके से इसमें से ब्लड वेसल एंटर कर रही हैं।
देखिए अपन समझ रहे हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। अल्ट्रा मीन्स बहुत ही सूक्ष्म प्रकार से छनना। अब कैसे छनेगा, सबसे पहले आप देखिए जो मेन आर्टरी प्रवेश कर रही है, वो आर्टरी जो प्रवेश कर रही है वो आगे जाकर के थोड़ी ब्रांच हो जाती है, और इस बॉमेन कैप्सूल के अंदर जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक पार्ट है, अगर आपको याद हो तो देखिए हमने इस प्रकार से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाई थी, जिसमें इस तरीके से देखिए ये क्या था, बॉमेन कैप्सूल था। बॉमेन कैप्सूल फिर क्या थी, पीसीटी, और पीसीटी के बाद इस प्रकार से हैनले का लूप था। हैनले के लूप के बाद क्या था, ये इस प्रकार से कोइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, डीसीटी, और फिर इस तरीके से यहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पाई जा रही थी। ये क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। इस तरीके से अपन देख सकते हैं ये क्या था, डीसीटी, और इसके अंदर ये जो जा रहा था इस प्रकार से, ये क्या था, ब्लड वेसल्स का जो जाल है, जिसको अपनों ने क्या नाम दिया था, ग्लोमेरुलस। अगर याद हो तो आपको, तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी। तो छन्ने का काम कहाँ हो रहा है, ग्लोमेरुलस में और बॉमेन कैप्सूल में। कैप्सूल मतलब कुछ इस तरह की प्याले नुमा संरचना, उसको अपन कैप्सूल कह सकते हैं। ये क्या है, कैप्सूल। अब अपन इसमें देख पा रहे हैं, जैसे ही इसमें ब्लड वेसल ये एंटर कर रही है, कौन सी ब्लड वेसल एंटर कर रही है, आर्टरी प्रवेश कर रही है, ब्लड लेकर के आ रही है, जिसके अंदर क्या है, अशुद्ध पदार्थ भी हैं और लाभदायक पदार्थ भी पाए जा रहे हैं। जो लीवर ने अशुद्ध पदार्थ बना के भेजे हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सारे इसी के अंदर हैं। यानी कि ब्लड के अंदर लाभदायक पदार्थ भी हैं और हानिकारक भी हैं। अब इनको छानना है, तो छानने के लिए हमें क्या चाहिए, जो मैंने 2 कंडीशन बताई हैं। छानने के लिए हमें क्या क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, छानने के लिए हमें क्या चाहिए, पोर साइज ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बॉमेन कैप्सूल दूसरा, इसमें हमें और क्या चाहिए, इफेक्टिव प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये निश्चित दाब की एक आवश्यकता होती है, और एक साइज हमारा इतना होना चाहिए कि उसके अंदर क्या है, जो लाभदायक पदार्थ जो बड़े आकार के वो ना छन पाए। तो ये देखिए स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। ये क्या है, एफरेंट आर्टरियोल, और ये इसका डायमीटर आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा चौड़ा है। और एफरेंट आर्टरियोल जब इस बॉमेन कैप्सूल में प्रवेश करती है तो ये क्या हो जाती है, ब्रांच्ड हो जाती है, बहुत अधिक शाखित हो जाती है। और शाखित होने के बाद फिर इसका जो ये वाला किनारा अपन देखते हैं, तो ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो पतले साइज का जो ये होता है, ये वाला भाग होता है, इसको ब्लड वेसल्स की, इसको अपन क्या कहते हैं, इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो ये एफरेंट आर्टरियोल था, ये इफरेंट आर्टरियोल था। ये कैसा था, वाइड यानी चौड़ा, और ये कैसा था, नैरो, संकरा। समझ गए मेरी बात। और यहाँ पे अब अपन देख पा रहे हैं, ये जो इसकी मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इस प्रकार से ग्लोमेरुलस जो आप जाल देख रहे हैं, इसमें इस प्रकार से इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये क्या चीज़ है, ये जो जाल पूरा दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किस में पाया जा रहा है, बॉमेन कैप्सूल में पाया जा रहा है। देखिए ये क्या है, बाउमेन्स कैप्सूल। इसको बाउमेन्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया। और बॉमेन कैप्सूल की जो वॉल होती है कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। किसके द्वारा बनी होती है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, शल की उपकला, क्या कहते हैं अपन इसको, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है कुछ इस प्रकार से। देखिए
अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है, जैसा मैंने बताया आपको, फिल्ट्रेशन का काम कौन कौन कर रहे हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। और ये जो हमें इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इस तरीके से इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, इसको अपन कह सकते हैं पोडोसाइट्स। क्या है ये, पोडोसाइट्स, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, कैप्सूल के जो क्या हैं, पोर हैं। ठीक है, अब यहाँ ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है कैप्सूल के अंदर, इसको क्या कहते हैं, ल्यूमन, जिसके अंदर यहाँ से फिल्टर होने के बाद, छानने के बाद पदार्थ जो है इसके अंदर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो किस प्रकार से छनेगा देखिए, इस तरीके से फिल्ट्रेट आएगा और इसके अंदर आएगा, जिसको अपन क्या कहेंगे, GF ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्या है ये, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और इसको अपन क्या कह सकते हैं, रीनल फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये क्या है, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर बाद में ये चला जाएगा फिल्ट्रेट आगे जाकर के। फिर PCT के अंदर किस चीज़ का काम होता है, रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, पुनर्अवशोषण। चलिए, ये तो था। इसका जो हम डायग्राम की बात कर रहे हैं, ये रुधिर कोशिकाओं का जाल हो गया, इसको कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। और ये वाली जो एफरेंट आर्ट्रियोल इसमें एंटर कर रही है और ब्रांच होकर के बाद में इसका व्यास क्या है, थोड़ा सा कम है। अब अपन सवाल ये पैदा होता है कि छन्ने का प्रोसेस कैसे हो रहा है। मैंने बताया कि इनका जो छिद्र होता है, इनके अंदर जो ये पोडोसाइट्स आप देख रहे हैं, इनका आकार निश्चित होता है। इनका आकार निश्चित से मतलब है कि जैसे इसके अंदर से केवल लाभदायक पदार्थ जो है वो नहीं छनने चाहिए, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट 67,000, अपन कह सकते हैं कि इतने मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके छिद्रों के अंदर से नहीं जा सकते। तो मोस्टली सारे के सारे क्या आ गए, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जितने होते हैं उनका साइज इससे बड़ा होता है। कुछ ही प्रोटीन ऐसे हैं जैसे कि मायोग्लोबिलिन, ठीक है, और हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, ये केवल इसके अंदर छिद्र में से क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। बाकी के सारे का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो इसमें से फिल्टर नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखिए इसमें क्या चाहिए। इस प्रकार से अगर अपन इसको देखें तो यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अब देखिए अपन दाब की बात कर रहे हैं, अपनों को क्या चाहिए, फिल्ट्रेशन कैसे होगा। यहाँ ये जो अपन इसमें देख पा रहे हैं इस प्रकार से देखिए, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर जो ब्लड आ रहा है, ये जो ब्लड इसके अंदर आ रहा है, तो वो ब्लड क्या होता है, इसमें प्रेशर लगाता है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इफ एफरेंट आर्ट्रियोल्स के कारण, इनके दोनों के डायमीटर में अंतर के कारण ये जो ब्लड का प्रेशर है, इस प्रेशर को क्या कहेंगे, इस ब्लड प्रेशर को, इसको कहेंगे अपन ग्लोमेरुलस प्रेशर। ठीक है, और इसके बाद अपन जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वाला जो प्रेशर है इसके अंदर जो इसमें लग रहा है, ब्लड के अंदर जो दबाव लग रहा है इस प्रकार से, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं एक दूसरा डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा क्या था, ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के अंदर इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अपन प्रेशर की बात कर रहे हैं। एक प्रेशर जो मैं बता रहा हूं एफरेंट आर्ट्रियोल में, ये वाला जो प्रेशर लग रहा है, इसको अपन कहेंगे ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर। ठीक है, और इसको अपन कह सकते हैं
GCP। इसके बाद ये वाला एक प्रेशर तो ये हो गया, और अंदर जब ब्लड जा रहा है तो आप देखिए एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल दोनों के व्यास में अंतर के कारण ये जो ब्लड है अंदर ये भी दबाव लगा रहा है, किसमें, ऊपर की तरफ, इसके ओपोजिशन में दबाव लगा रहा है। ये वाला जो प्रेशर है इसको क्या कहते हैं, कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये किसको क्या कहते हैं, COP, कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये कितना होता है, 30 mm ऑफ Hg। और ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर GCP कितना होता है, 70 mm ऑफ Hg। समझ गए। अब क्या होता है कि इन दोनों में से दोनों प्रेशर के अलावा यहां जब ये फिल्टर होकर के इसमें आ जाता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर जो बॉमेन कैप्सूल के अंदर होता है ये भी एक प्रेशर ऊपर की तरफ लगाता है। यानी कि इधर से जो प्रेशर लग रहा है इसको अपन क्या कहते हैं, ये वाला जो प्रेशर आप दबाव इस तरफ महसूस हो रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कितना होता है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको अपन CHP भी कहते हैं। आपको बात समझ में आ गई। ये कितना करीब होता है, 20 mm ऑफ Hg। देखिए अपने पास तीन चीजें निकल के आई, तीन प्रेशर लग रहे हैं इस पे। जो प्रभावी दाब चाहिए छन्ने के प्रोसेस के लिए, जो मैंने कहा ये जो छिद्र अपन देख रहे हैं ग्लोमेरुलस के और ये जो पॉडोसाइट्स आप देख रहे हो, इसमें छन्ने के लिए एक निश्चित दाब की आवश्यकता होती है। वो दाब कैसे कैसे लग रहा है, एक तो एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर जो ब्लड आ रहा है जिसको अपन कह रहे हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरी प्रेशर, वो होता है 70 mm ऑफ Hg से 90 के करीब हो सकता है ये मैक्सिमम। इसके अलावा जब ब्लड इसमें आ जाएगा तो एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के कारण ब्लड जो होता है, ब्लड इसमें जो इकट्ठा हो जाता है, ये भी एक प्रेशर लगाता है जिसको कहते हैं कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने कितना बताया, 30 mm ऑफ Hg। और फिर एक जो कैप्सूल के अंदर जब ये आप देख रहे हैं ल्यूमन, ये क्या है, ल्यूमन के अंदर जब ब्लड आ गया फिल्टर होने के बाद, तो ल्यूमन के अंदर भी ये भी प्रेशर लगाता है ऊपर की तरफ, जिसको अपन कहते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कितना होता है, 20 mm ऑफ Hg। तो छन्ने के लिए प्रभावी दाब कितना चाहिए, इफेक्टिव, या अपन कह सकते हैं इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रेशर, या GFP भी कह सकते हैं इसको। देखिए सॉरी, हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो होगा वो कैसे होगा, इफेक्टिव जो भी होगा, इफेक्टिव ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कितना होगा, अपन GCP माइनस क्या हो गया, ये कौन सा है, कोलॉइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लस दूसरा कौन सा है, कोलॉइडियल CHP, कोलॉइडियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये कितना हो गया, देखिए अपन छन्ने के लिए प्रभावी दाब कितना हो गया, ये हो गया अपना 70 माइनस कितना हो गया, 30 प्लस 20, तो 70 माइनस 50, तो टोटल कितना आ गया अपने पास, 20 mm ऑफ Hg। छन्ने के लिए प्रभावी दाब कितना होना चाहिए, इफेक्टिव प्रेशर कितना होना चाहिए छन्ने की क्रिया के लिए, 20 mm ऑफ Hg होना चाहिए। और इससे कम अगर दबाव होता है तो हमारे जो ब्लड होता है ये फिल्टर नहीं हो पाता। तो हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें बताई आपको, एक तो प्रभावी दाब बताया है जो इतना होना चाहिए छन्ने की क्रिया के लिए और किस प्रकार से लग रहा है ये भी समझाया, और दूसरा आपको बताया कि इसके अंदर जो छिद्रों का साइज है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें से जो बड़े लार्ज साइज के मॉलिक्यूल हैं या लाभदायक पदार्थ हैं वो नहीं निकलने चाहिए। तो क्या क्या निकल पाता है इसमें, क्या क्या इसमें कभी कभी क्या होता है कि देखिए जो फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, इसमें क्या क्या हो सकता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या क्या हो सकता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और साल्ट, विटामिन्स भी हो सकते हैं और वाटर होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें होती हैं और जिनको पीसीटी क्या कर लेती है, दोबारा से रीएब्जॉर्व कर लेती है। तो छन्ने के लिए जो हमने ये देखा, इसके अंदर आपको बता दूं कि एक दिन में देखिए प्रति मिनट कितना छानती है ये,
जो ये प्रति मिनट कितना छानती है, 125 ml प्रति मिनट। ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, हमारी जो किडनी होती है वो 1 मिनट में 125 ml एक तरफ की। तो अब क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर अगर हम बात करें तो दोनों किडनी मिलाकर के कितना, 180 लीटर फिल्टर करती हैं आप देखिए। और 180 लीटर के अंदर से जो हम बात कर रहे हैं कि उसमें से जब अवशोषित होता है, बाद में रीएब्जॉर्ब हो जाता है 180 लीटर में से, और यूरिन के द्वारा या उत्सर्जित पदार्थों के रूप में हम कितना उत्सर्जित करते हैं, 1.5 लीटर के करीब। अब आप देखिए 180 लीटर फिल्टर किया था और 180 लीटर में से सारा कुछ उसने क्या कर लिया, नेफ्रॉन ने अवशोषित कर लिया, पुनर्अवशोषित कर लिया, जिसको हम रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा पढ़ेंगे। और केवल 1.5 लीटर 1.5 लीटर ही यूरिन के द्वारा या मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने आपको बताया, और इसमें अपने देखते हैं कि किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर थी और कैसे कैसे ये छना। और अगर हम इसके पोडोसाइट और छिद्रों की बात करें तो देखिए इस प्रकार से हमें एक मेम्ब्रेन नजर आएगी। इस तरह की एक मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका नाम। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के इधर क्या है, ये छिद्र पाए जा रहे हैं ग्लोमेरुलस के, या ये क्या है, कैपिलरी वॉल है। इसमें इस प्रकार से पाया जा रहा है, देखिए ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमें दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, यहाँ पोडोसाइट छिद्र इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और ये आउटर वॉल है, इसको अपन कह सकते हैं आउटर वॉल ऑफ बॉमेन कैप्सूल। और ये क्या है, पोडोसाइट छिद्र जो है, फुट सेल्स भी कहते हैं इनको। और ये क्या है, ल्यूमन, बॉमेन कैप्सूल का ल्यूमन है। और इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी ब्लड प्लाज्मा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़े साइज की है, तो छिद्रों में से नहीं जा पा रही। तो कैसे जा रहा है ये देखिए, इस प्रकार से एंटर हो रहे। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये कैपिलरी वॉल है। और ये क्या है, पोर है, जिसको अपन कहते हैं एंडोथीलियल पोर। अगर और ज़्यादा अच्छी तरीके से देखें तो अपन इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, ये देख रहे हैं एंडोथीलियल ये दिखाई दे रही है सेल्स, और ये पोर दिखाई दे रहा है, कैपिलरी वॉल है, इसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और फिर ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं पोडोसाइट बॉमेन कैप्सूल की इनर वॉल के, और ये इसमें जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये छिद्रों से इस प्रकार ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ से छन करके इसमें ल्यूमन के अंदर आ जाता है, और अपन इसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो आपने देखा कि आज क्या पढ़ा आपने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि ये मैकेनिकल पार्ट, किडनी के मैकेनिकल पार्ट का पहला भाग है, फिल्टर होने का प्रोसेस है, और उसके लिए एक प्रभावी दाब और निश्चित छिद्रों के आकार की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें लाभदायक पदार्थ और हानिकारक पदार्थ दोनों पाए जाते हैं, और छनने के बाद अधिकतर क्या हो जाते हैं, सारे के सारे, जैसा अभी बताया था, 100 दोनों किडनी पूरे दिन के अंदर क्या करती है, 180 लीटर क्या करती है, फिल्टर करती है, और 180 लीटर में से सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, केवल 1.5 लीटर मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देती है। तो आज का लेक्चर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से रिलेटेड था। थैंक यू।